अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, बुक फिज़िक्स, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 3, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, फोर्थ हाफ। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक से। लास्ट टॉपिक्स में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो आज ये हैं फोटोग्राफर एनलार्जर, फोटोग्राफर एनलार्जर, माइक्रोस्कोप, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक टेलीस्कोप, वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्शन, टेलीस्कोप, वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ टेलीस्कोप, ह्यूमन आई, फार टाइडनेस, नाइट साइडनेस, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जी ये वो टॉपिक्स हैं जो हम अपने लास्ट हाफ यानी लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे। टॉपिक्स में जैसे हमने स्टडी किया कि फोटोग्राफर एनलार्जर हम करेंगे स्टडी, माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में हम सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों स्टडी करेंगे। उन दोनों की स्टडी के लिहाज से फिर हम टेलीस्कोप स्टडी करेंगे, वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ टेलीस्कोप, ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये वो जो टॉपिक्स हैं जिन पे आज हमारा लेक्चर जो है वो बेस्ड है। टर्न बाय टर्न इनकी इलेबोरेटिव स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोग्राफर एनलार्जर। फोटोग्राफर एनलार्जर कि अगर हमने कोई फ़ोटोग्राफ एनलार्ज करनी हो तो हम कौन सा इसका वो लेंस यूज़ करते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू द टॉपिक स्टडी करें तो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक है फोटोग्राफर एनलार्जर, object is placed at a distance of more than f but less than 2f। कि जो फोटोग्राफर एनलार्जर है उस पर जो हमने डिस्टेंस स्टडी करना है वो ये करना है कि जो ऑब्जेक्ट जो प्लेस होगा डिस्टेंस पे वो f से ज़्यादा ना हो और 2f से कम भी ना हो। इसी तरह अगर नेक्स्ट हम जो इस पर पॉइंट स्टडी करेंगे कि इन दिस वे वी गेट अ रियल inverted and enlarged image as shown।
the working principle of photograph enlarger is basically the same as that of a slide projector. It uses a convex lens to produce a real magnified and inverted image of the film on photographic प्लेट कि जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होगा The working principle of photographer enlarger is basically the same as that of a slide projector. It uses a convex lens to produce a real magnified and inverted image of the film on a photographic plate कि फोटोग्राफिक प्लेट पे हमने एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करनी है. अगर हम इसके डायग्राम की इलैबोरेशन देखें तो जस्ट लाइक दिस फोटोग्राफिक एनलार्जर लेंस projected plate convex lens bulb film projection lens फोटोग्राफिक प्लेट कि फोटोग्राफिक प्लेट पे जब इसकी रेज जो है फॉल होगी कि जो ही लाइट यहाँ से ट्रैवल करेगी बल्ब से तो ये पास ऑन होगी सेकंड मिरर देन द प्लेट फिर कंबाइन होगी. कंबाइन होने के बाद ये दोबारा फॉल करेगी ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. तो ये क्या करेगा फोटोग्राफिक एनलार्जर का वर्कआउट करेगा क्योंकि जो दो कन्वेक्स लेंस यहाँ लगे हुए हैं वो बेसिकली इसलिए लगे हैं स्लाइड प्रोजेक्टर के ताकि वो रियल इमेज को मैग्नीफाई करके प्रोड्यूस करें. जब वो रियल इमेज को मैग्नीफाई करके प्रोड्यूस करेंगे तो मैग्नीफिकेशन हमें ये शो करेगी कि यहाँ जो मैग्नीफाई हुआ है वो ऑब्जेक्ट जो है लार्जर है कि लार्जर ये फोटोग्राफर एनलार्जर है कि फ़ोटोग्राफ को हमने एनलार्ज करके स्टडी करना है. जो ही हम फोटोग्राफ को एनलार्ज करके स्टडी करेंगे तो जो कन्वेक्स लेंस लगे हैं वो इसको कन्वर्ज करके इसकी जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करेंगे. जो भी इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा तो साइज़ के इंक्रीज़ होने से जो इंक्रीज होगी इनकी जो रियल और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगी कि जो ही एक रियल और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगी तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ आ ऑप्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज कि ये लेंस की ही एक एप्लीकेशन है जिसमें हमने ये स्टडी करना है कि जो फोटोग्राफ है वो एनलार्ज कैसे होगी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप.
माइक्रोस्कोप जो हम अपनी लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, आया सिंपल माइक्रोस्कोप भी होते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होते हैं। नेक्स्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अ मैग्नीफाइंग ग्लास of a convex lens which is used to produce magnified image of small objects, hence it also called सिंपल माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब अगर हम स्टडी करें तो अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ अ कन्वेक्स लेंस which is used to produce magnified image of a small objects, hence is also called simple microscope, कि ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट placed nearer to the lens than the principal focus, such that an upright visual and magnified image is seen clearly at 25 centimeter from normal eye, कि जो ऑब्जेक्ट जो ही हम उसको नियरर प्रोड्यूस करेंगे तो नियरर होने की वजह से वो क्या होगा कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो सच राइट इन द अपराइट पोजीशन होगा कि इमेज जो है वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड होगी। जो ही इमेज वर्चुअल और मैग्नीफाइड होगी तो हम यहाँ ये कह सकेंगे कि जो उसको हम जो है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम नॉर्मल आई देख सकते हैं। जब हम उसको 25 सेंटीमीटर के क्यूब से देख सकते हैं तो जो इमेज फॉर्म होगी विल बी मैग्नीफाइंग ग्लास virtual image object and f पॉइंट। तो फिर हम जो डिस्टेंस स्टडी करेंगे यहाँ से आई तक का वो 25 सेंटीमीटर होगा कि आया जो इमेज फॉर्म हुई है वो यहाँ फॉर्म हुई है। फिर अगर हम इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम आई 25 सेंटीमीटर कि अगर हम वो क्लियरली ऑब्जेक्ट देख सकते हैं तो वो 25 सेंटीमीटर होगी। कि सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्म जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप को स्टडी करने से पहले हम मैग्नीफाइंग ग्लास से इमेज देख सकते हैं कि अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जो इमेज फॉर्म कर सकते हैं तो जो इमेज वहाँ से फॉर्म होगी वो इमेज क्या होगी 25 सेंटीमीटर पर विजुअल इमेज एक फॉर्म होगी कि हम कह सकते हैं यहाँ एक विजुअल इमेज फॉर्म हुई है। और उसी विजुअल इमेज से ही नेक्स्ट हम मैग्नीफाइंग पावर स्टडी करते हैं।
Next is magnifying power. Magnifying power. According to the topic, let theta be the angle subtended at the eye by a small object when it is placed at a near point of eye। कहता है जो थीटा जो है वो एंगल जो है सब्सटेंड किया जाएगा बाय आई से जब एक स्मॉल जो ऑब्जेक्ट है वो नियरर प्रोड्यूस हो। जब एक स्मॉल ऑब्जेक्ट नियरर प्रोड्यूस होगा तो फिर क्या होगा, उसमें जो एंगल सब्सटेंड किया जाएगा वो थीटा होगा। नेक्स्ट इज if the object is moved now nearer to eye and angle of an eye will increase and become theta, but the eye will not be able to see it clearly। क्योंकि वही ऑब्जेक्ट जो हमने पहले प्लेस किया है, अगर वही ऑब्जेक्ट हम आई के करीब कर दें तो जो ही वो ऑब्जेक्ट हम आई के करीब करेंगे तो वहाँ जो आई है वो विल नॉट बी एबल टू सी, क्योंकि जो ही वो एंगल थीटा इंक्रीज़ करेगा, एंगल थीटा के इंक्रीज़ करने से जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो कम हो जाएगी, और जो ही मैग्नीफाइंग पावर कम होगी तो वहाँ जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, फिर आई विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली, कि आई फिर इसको नहीं देख सकेगी। नेक्स्ट इज put a convex lens between the object and eye so that lens make a large virtual image of the object, कि वो लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ दी ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगी, और जो ही लार्ज इमेज ऑफ दी ऑब्जेक्ट फाउंड होगी एट नियर पॉइंट ऑफ आई इन दिस वे the object appears magnified, कि appear the object will be appear to be magnified, कि हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था वो मैग्नीफाइड हो गया है, और जब वो मैग्नीफाइड होगा द मैग्निफिकेशन या द मैग्नीफाइंग the magnifying power m will equal to theta dash over theta, कि जो थीटा है वो थीटा डैश के बराबर होगा, थीटा डैश विल बी इक्वल टू थीटा। नेक्स्ट इज it can be seen that the magnifying power
is given by the relation m is equal to theta dash over theta dash over theta is equal to 1 plus d over f, कि थीटा डैश किसके बराबर होगा, थीटा के, और वो 1 प्लस ओवर है डी एफ के, वेयर एफ is the focal length, where f is the focal length of lens and d is the near point of eye. It is clear from this relation that a lens that when f is the focal length of the lens and d is the near point of eye, it is clear from the relation that a lens of shorter focal length will have greater मैग्नीफाइंग पावर, कि जो ही एफ जो है फोकल लेंथ जो है लेंस की, अगर वही लेंस के नियर होगी, यानी फोकल लेंथ जो है वो शॉर्टर होगी, तो शॉर्टर होने फोकल लेंथ होने से क्या होगा, ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर होगी, यानी वो मैग्नीफाई ग्रेटर करेगा। तो उसकी जो ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर होगी, तो उस पावर के लिहाज से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आया यहाँ क्या हुआ है, कि यहाँ जो ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर से जो उसने मैग्नीफिकेशन की है वो बिल्कुल इरेक्ट की है। जैसे आप अपने राइट साइड पर देखें तो डायग्राम बनी होगी कि अगर जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज इतना है, कि ऑब्जेक्ट का साइज इतना है, तो अगर हम मैग्नीफाइंग लेंस में देखेंगे तो वो इस कदर ग्रेटर होगा, कि वो कहाँ डिपेंड करेगा, यहाँ, और यहाँ से लाइट यहाँ, कि ये रिफ्रैक्टेड रेज फॉर्म आउट होंगी, रिफ्रैक्टेड रेज, और वो यहाँ डिपेंडेंस होंगी, कि उनकी डिपेंडेंस है यहाँ होगी। तो फिर ये क्या होगा, ये एक वर्चुअल इमेज होगी, ये ऑब्जेक्ट होगा और ये कन्वेक्स लेंस होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास is a lens that form virtual image that is larger than object and appears behind lens। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ये एक ऐसा लेंस से बना हुआ ग्लास है जो फॉर्म करता है एक वर्चुअल इमेज, और जो ही एक वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा तो ये क्या होगा, एक लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कि जो इमेज फॉर्म होगी वो लार्जर होगी, वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा लार्जर होगी, और जो ही वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा लार्जर होगी तो आया हम यहाँ क्या देखेंगे कि वहाँ जो है जो इमेज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, और अगर लार्जर होने की वजह से वो बिहाइंड दी लेंस फॉर्म हुई है, कि उसमें जो फॉर्मेशन है वो बिहाइंड दी लेंस है। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग पावर, क्या है, किस पावर पे वो रिजॉल्व करती है, कि हम जो रिजॉल्विंग पावर जो स्टडी करेंगे कि वो कहाँ तक उसकी डिपेंडेंस है और वो कहाँ तक इस पर इफ़ेक्ट करती है।
नेक्स्ट टॉपिक इज रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर कि आया जो उसकी रिजॉल्विंग पावर है वो कितनी है और क्या है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू टॉपिक। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट is its ability to distinguish between two closely placed objects और point sources के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है रिजॉल्विंग पावर कि जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट सोर्सेज। कि रिजॉल्विंग पावर वहाँ डिपेंड करेगी जहाँ हमने दो सोर्सेज में डिफरेंट फाइंड करना है। जब हमने दो सोर्सेज में डिफरेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसे डिफरेंट पावर में हम ये डिस्टिंग्विश करेंगे कि आया जो दो ऑब्जेक्ट है वो बहुत क्लियरली प्लेस्ड है या दोनों ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट सोर्सेज वो करीब मौजूद हैं। जब ये दोनों कंडीशंस वहाँ एग्जिस्ट करेंगी और जो ही ये वो दोनों कंडीशंस वहाँ एग्जिस्ट करेंगी तो इन कंडीशन से हम ये एलैबोरेशन लेंगे कि यहाँ रिजॉल्विंग पावर हम इसकी चेकआउट करेंगे इन ऑर्डर टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर we use an instrument of high resolving power। कि अगर हम ये ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए फिर हम हाई रिजॉल्विंग पावर के इंस्ट्रूमेंट से चेकआउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल we use high resolving power microscope to see tiny organisms and telescope to view distance stars। कहता है अगर हम इसकी एग्जांपल स्टडी करें तो एग्जांपल में जो हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसको हम क्या यूज़ करते हैं देखने के लिए टाइनी ऑर्गेनिज्म कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है और साइज़ छोटा होने की वजह से हम क्या करते हैं कि हम हाई रिजॉल्विंग पावर यूज़ करते हैं। जो ही हम हाई रिजॉल्विंग पावर यूज़ करते हैं तो जो टेलीस्कोप व्यू करता है डिस्टेंस स्टार्स कि हमने दूर तक जो स्टार्स मौजूद हैं उनको देखने के लिए भी हम हाई रिजॉल्विंग पावर जो टेलीस्कोप है उसको यूज़ करते हैं। ये था टॉपिक हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप के। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने मैग्नीफाइंग ग्लास स्टडी किया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मैग्नीफाई कैसे कर सकते हैं कि आया वो छोटी ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसको ग्रेटर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। इसी तरह नेक्स्ट जो हमने रिजॉल्विंग पावर स्टडी की। रिजॉल्विंग पावर में हमने ये स्टडी किया कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम दो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय रिजॉल्विंग पावर कि जिस तरह जो ग्लास की रिजॉल्विंग पावर हाई होगी वो उतनी ही जल्दी हम उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसको सी सकते हैं। जब हाई रिजॉल्विंग पावर होगी तो हम टाइनी से टाइनी ऑब्जेक्ट भी
देख सकते हैं। इसी तरह जो टेलीस्कोप है वो भी व्यू करता है डिस्टेंट स्टार्स के टेलीस्कोप की मदद से हम जो दूर सितारे मौजूद हैं उनको भी देख सकते हैं कि आया हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है वो भी हाई रिजॉल्विंग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, यानी हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अकॉर्डिंग टू टॉपिक compound microscope has two converging lens. The object and the eyepiece and is used to investigate structure of small objects। कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, वो दोनों कन्वर्जिंग लेंस से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि आया जो कन्वर्जिंग लेंस है उससे आईपीस जो यूज हुआ है वो स्टडी कर सकते हैं। डायग्राम इज जस्ट लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो दो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ होते हैं और एक ऑब्जेक्टिव आईपीस यूज़ होता है, और ये सारे यूज़ किए जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसके डायग्राम की एलैबोरेशन स्टडी करते हैं कि डायग्राम इज़ लाइक दिस। डायग्राम इज जस्ट लाइक दिस कि इस लिहाज से उसमें जो है वो डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि अगर हम इसकी स्टडी करें जो आईपीस लेंस यहाँ मौजूद होता है, आईपीस लेंस स्टेज मौजूद होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद होते हैं, यहाँ लैंप होता है, ये बेस है उसकी, बॉडी ट्यूब, आईपीस लेंस जहाँ से हमने इसको ऑब्जर्व करना है कि जहाँ से हमने इसको ऑब्जर्व करना है। जैसे ही हमने इसको ऑब्जर्व करना है तो यहाँ जो इसकी स्लाइड विद स्पेसिमेन मौजूद होती है कि ये उसका जो है ये इसकी डायग्रामेटिकली व्यू है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इसमें जो मैग्नीफिकेशन है वो कैसे हम चेकआउट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज it gives greater magnification than a single lens के सिंगल लेंस के ग्रेटर मैग्निफिकेशन। The objective lens has a
short focal length, the objective lens has a short focal length. Next is the eyepiece has a focal length FE of a few centimeter। कि जो ये हमें ग्रेटर मैग्निफिकेशन देता है एक ही लेंस से, लेकिन जब ये ग्रेटर मैग्निफिकेशन देगा तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो बहुत कम है। जब वो फोकल लेंथ इसकी बहुत कम होगी तो जो आईपीस होगा वो होगा ग्रेट फोकल लेंथ के। जो आईपीस लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ तो बिल्कुल थोड़े ही सेंटीमीटर्स में मौजूद होगी। नेक्स्ट इज मैग्नीफाइंग और मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है इनकी मैग्निफिकेशन क्या है और कितनी मौजूद है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक मैग्निफिकेशन can be determined through the ray objective forms a small image I1 inside the focal point ऑफ आईपीस। कि जो ऑब्जेक्टिव है वो फॉर्म करता है एक स्मॉल इमेज। स्मॉल इमेज वो कहाँ फॉर्म करता है कि उसके ही फोकल ऑफ द पॉइंट ऑफ द आईपीस के फोकल पॉइंट पे। द इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर the eyepiece and final larger image I2 is formed outside the फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। कि आउटसाइड ऑफ द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म होगी। कि आया हम क्या देखेंगे यहाँ जो I2 है वो फॉर्म होगा आउटसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब वो ऑब्जेक्ट के आउटसाइड फॉर्म होगा तो आउटसाइड फॉर्म होने की वजह से यहाँ जो फॉर्मेशन होगी उसकी जो फोकल पॉइंट है उस पर वो डिपेंड करेगी। डायग्रामेटिकली व्यू स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ एक लेंस मौजूद है, यहाँ ऑब्जर्वर मौजूद है, यहाँ जो ऑब्जर्वर मौजूद है आईपीस लेंस मौजूद है, आईपीस लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है। कि आया यहाँ आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है। इमेज यहाँ फॉर्म होगी। टूवर्ड द आई। लेकिन यहाँ भी क्या होगा उसकी अट्रैक्शन होगी कि वो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ फॉर्म होगी। इसी तरह अगर हम डॉटेड लाइन से शो करें FE पॉइंट एंड FO पॉइंट। तो फिर यहाँ से हम क्या स्टडी करेंगे इसकी
एफ ई, ये डिस्टेंस डी। तो पॉइंट्स अगर हमारे पास होंगे कि यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, कि ये जो ऑब्जेक्ट मौजूद है फिर यहाँ टी पोजीशन होगी, ये फाइनल इमेज फॉर्म होगी। फाइनल इमेज के साथ ही हम पॉइंट एफ ओ मौजूद होगा, पॉइंट एफ ई मौजूद होगा, क्यू मौजूद होगा, वो जो डिपेंडेंस यहाँ नीचे होगी उसकी। आई पीस लेंस से ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस एल मौजूद होगा। फिर यहाँ एफ ई पॉइंट मौजूद होगा। कि जो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें जब हम व्यू करेंगे, जो भी हम उस पर देखेंगे, तो जो आई पीस लेंस होगा, जब हम उसमें इमेज फॉर्म करेंगे तो जो नीचे सोलर लैंप मौजूद होगा कि जहाँ से रोशनी क्या होगी, पहले ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी, ऑब्जेक्ट पे फॉल करने के बाद वो उसके ऑब्जेक्टिव लेंस पे होगी। जो ही ऑब्जेक्टिव लेंस से लाइट पास आउट करेगी तो वो पास आउट करने के बाद आई पीस तक ट्रैवल करेगी, और जो ही वो आई पीस तक ट्रैवल करेगी तो आई पीस तक ट्रैवल करने के बाद क्या होगा कि वहाँ जो फॉर्मेशन होगी वो फॉर्मेशन डिपेंड करेगी कि यहाँ जो इमेज फॉर्म हुई है वो ग्रेटर इन साइज फॉर्म हुई है। इसी तरह ऑब्जेक्ट लेंस हैज़ स्मॉलर वेवलेंथ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ स्मॉलर फोकल लेंथ देन द आई पीस। कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो स्मॉलर होगी, और जितनी स्मॉलर फोकल लेंथ होगी उतना लार्जर जो इमेज है वो फॉर्म होगी। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस इज ग्रेटर देन f0 प्लस एफ ई। इट इज़ यूज टू सी वैली स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसलिए इससे हम स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द मैग्निफिकेशन of compound microscope. The magnification of compound microscope is m is equal to l over fo plus 1 over d f e। कि ये फार्मूला है यहाँ वेयर l is length of compound microscope, which is equal to the distance between objective and eyepiece is the distance of the final image. D is the distance of the final image. D is the distance of the final image from I, F0 and FE are the focal length of objective and आई पीस। कि जो यहाँ फार्मूले में L मौजूद है वो L है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप विच इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन आई ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। कि जो N मौजूद है वो लेंथ है आई पीस लेंथ से ऑब्जेक्टिव लेंस तक का डिस्टेंस है। जब वो डिस्टेंस हम स्टडी करेंगे तो फिर डिस्टेंस डी क्या है, डी जो डिस्टेंस है वो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है कि आई पीस से फाइनल इमेज तक का डिस्टेंस कितना मौजूद है। इसी तरह F0 एंड FE आर दी फोकल लेंथ ऑफ दी ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। कि FE जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंथ है। कि जो ही हमारी इमेज फॉर्म होगी तो इमेज हमारी किस पे डिपेंड करेगी कि आया जो डिपेंडेंस है इमेज की वो यही है कि आई पीस से जो ही हम वो इमेज ऑब्ज़र्व करेंगे तो उस इमेज की ऑब्जर्वेशन के बाद
हम ये यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि आया जो इमेज फॉर्म है वो किस पर डिपेंड हो रही है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ हुआ है, क्योंकि इन दोनों की जो फोकल लेंथ है उस पर डिपेंड है। तो जो फोकल लेंथ स्मॉलर होगी यानी थोड़ी होगी, तो फोकल लेंथ लेस होने की वजह से क्या होगा, तो वो जो इमेज है वो लार्जर फॉर्म होगी, कि लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज यूज़ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की यूजेस क्या क्या हैं। यूज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहाँ कहाँ यूज होता है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप which is used to study bacteria and other micro objects. It is also used for research for several fields of sciences like microbiology, botany, geology and genetics। कि जो यूजेस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज़ यूज्ड टू स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, कि जैसे अभी हमने स्टडी किया कि उनकी फोकल लेंथ कम होने की वजह से हम टाइनी से टाइनी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम टाइनी से टाइनी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन में हम ये भी स्टडी करेंगे कि ये बैक्टीरिया को हम स्टडी करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो ज़्यादातर जो माइक्रोस्कोप की यूजेस हैं वो बायोलॉजिकल फील्ड में है या मेडिकल साइंसेस के फील्ड में है। जब इस फील्ड पे इसकी डिपेंडेंस है, क्योंकि इसमें हम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं, और जो ही हम बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे तो वो रिसर्च फॉर सेवरल फील्ड्स भी यूज़ करेंगे, कि हम एज ए रिसर्चर भी इसको यूज़ करेंगे। और जो ही हम इसको एज ए रिसर्चर यूज़ करेंगे तो मुख्तलिफ जो ब्रांचेस हैं साइंसेस की, जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं साइंसों के, उसमें ये यूज़ होते हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च वर्क करने के लिए, कि माइक्रोबायोलॉजी तो डिपेंड ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे करती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पे ये डिपेंडेंट होगा, और जो ही इन पे डिपेंडेंट होगी तो ये बॉटनी जो डील करते हैं विद प्लांट्स, कि प्लांट्स को स्टडी करने के लिए भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जियोलॉजी एंड जेनेटिक्स के जितने भी फील्ड्स हैं मेडिकल के लिहाज से या बायोलॉजी के लिहाज से, तो हम उन सारी फील्ड्स में क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। जब हम वो सारी फील्ड्स में इसको स्टडी करेंगे तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोप है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है फॉर द रिसर्च वर्क, कि रिसर्च वर्क में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं। नेक्स्ट इज़, ये था हमारा टॉपिक अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, की कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे मैग्नीफाइड करता है, कौन कौन से पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, कितने लेंसेज पे मुख्तसर है ये। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ये आया, टेलीस्कोप क्या होता है।
according to the topic. Telescope is an optical instrument. Telescope is an optical instrument which is used to observe distant objects using lenses और मिरर। कि टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं टू ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यूजिंग लेंसेज एंड मिरर। कि टेलीस्कोप से हम दूर दराज चीज़ें देख सकते हैं जो बहुत दूर मौजूद हों। जैसे हम स्टार्स देख सकते हैं जो स्काई पे मौजूद होते हैं कि आया उनका डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह टेलीस्कोप दैट यूजेस a telescope that uses two converging lenses is called refracting telescope। कि ये दो कन्वर्जिंग लेंस पे डिपेंडेंट होता है और दो कन्वर्जिंग लेंस पे डिपेंडेंट होने की वजह से हम इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। जस्ट लाइक इन द डायग्राम आई जस्ट लाइक दिस। कि इसका अगर डायग्रामेटिकली व्यू देखें वो जस्ट लाइक दिस है कि यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल पॉइंट, ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, image, eyepiece, image of eyepiece, focal point of eyepiece। कि ये फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस पे भी ये डिपेंड करता है। कि जो ही हम इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस है जो ही उस पर से ट्रांसफ़र होगी तो एक इमेज फॉर्म करेगा और ये एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। वर्चुअल इमेज इसलिए फॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ जो है वो कन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ है और कन्वेक्स लेंस के यूज़ होने से उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत कम होती है। और जो ही उसकी फोकल लेंथ कम होगी तो फोकल लेंथ से हम ये डिपेंडेंस लेंगे कि आया इसने किधर डिपेंड किया है। इसकी जो डिपेंडेंस है वो यहाँ है कि अगर इसकी हम डिपेंडेंस स्टडी करें तो वो इन द आई पीस ऑफ द इमेज पे है। इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इन रिफ्लेक्टिंग telescope an objective lens,
forms a real image of distant objects, while an eyepiece forms a virtual image that is viewed by eye। कि जो एक विजुअल इमेज फॉर्म करेगा, और वो विजुअल इमेज किस पर डिपेंड करेगी, जो ही वो आई से व्यू आउट होगी। जो ही वो इमेज आई से व्यू आउट होगी, तो व्यू आउट होने के बाद उसकी डिपेंडेंस कुछ यहाँ होगी कि इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कि वो रियल इमेज फॉर्म करता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की। जब वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की एक रियल इमेज फॉर्म करेगा, तो रियल इमेज की फॉर्मेशन के साथ हम यहाँ स्टडी करेंगे कि उसकी फॉर्मेशन eyepiece forms a virtual image that is viewed by eye। कि जो इमेज फॉर्म होगी वो व्यू की जाएगी वहाँ। जब हम उसकी व्यूइंग वहाँ स्टडी करेंगे, तो वहाँ स्टडी करने के लिहाज से हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो इमेज फॉर्म है वो व्यू होगी है बाय एन आई के। फिर नेक्स्ट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल telescope refracting creates a virtual image that is inverted compared to ऑब्जेक्ट। कि कंपेरिजन अगर हम करें टेलीस्कोप का, ये कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है स्टार्स को व्यू करने के लिए वो रिफ्रैक्टिंग क्रिएट करता है एक वर्चुअल इमेज। और जो ही वो एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये एक इन्वर्टेड इमेज कंपेयर की है। जो ही एक इन्वर्टेड कंपेयर इमेज फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप। कि वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप कैसे होती है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक इज the ray diagram of reflecting telescope is shown। कि जैसे अभी हमने रे डायग्राम एक टेलीस्कोप की स्टडी की, उसके बाद व्हेन पैरेलल rays from a point on a distant object pass through objective lens, a real image I1 is formed at focus। कि जो रियल इमेज है I1 वो फोकस पे फॉर्म होती है F0 of the objective lens this image
acts this image acts as an object for eyepiece कि जो ही when parallel rays from a point on a distant object pass through objective lens a real image is I1 is formed. In objective lens I1 is formed on the focus f0 of the objective lens. The image act on an object for eye कि जो ही उसमें से पैरेलल रेज पास करेगी थ्रू ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कि जैसे उसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज पास करेंगी तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो एक रियल इमेज फॉर्म करेगा किस पे एट ए फोकस f0 पे। इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इमेज एक्ट करेगी एफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एन आई एक आई के लिए एज ए ऑब्जेक्ट करेगी। नेक्स्ट अ लार्ज वर्चुअल इमेज a large virtual image I2 of I1 is formed by eyepiece at large distance from the objective lens. This virtual image makes an angle theta at eyepiece कि जो है एक लार्ज वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी I2 से I1 में तो बाय अ पीस ऑफ लार्ज डिस्टेंस कि लार्ज डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का वहाँ से इमेज फॉर्म होगी और जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल इमेज मेक्स एन एंगल थीटा एट आई पीस कि आई पीस पे वो एक एंगल थीटा फॉर्म करेगी और जो भी वो आई पीस पे एक एंगल थीटा फॉर्म करेगी तो थीटा की फॉर्मेशन से हम कहेंगे कि ये क्या है ये वर्किंग ऑफ अ रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप है। एक टेलीस्कोप में रिफ्रैक्ट रेज ऑफ लाइट के साथ जो है वो इमेज प्रोड्यूस की है। ये था टॉपिक अबाउट वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की जो वर्किंग है जिसके जरिए हमने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स विजन करते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स की विजन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप कि अब हम टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर चेकआउट करेंगे। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप कि आया टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन of a refracting telescope can be determined through the ray diagram कि जो मैग्निफिकेशन पावर है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की वो थ्रू डायग्राम क्या कर सकते हैं हम इलेबोरेट कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास दो लेंस मौजूद हैं ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस। ऑब्जर्वर जो यहाँ मौजूद है और ऑब्जर्वर की मौजूदगी से जस्ट लाइक बी पॉइंट है F0 पॉइंट दो F0 पॉइंट है थीटा एंगल यहाँ मौजूद होगा
और यहाँ एक ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। कि जो ही यहाँ एक ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट आई पीस लेंस तक फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वर मौजूद है। जो ही वहाँ ऑब्जर्वर मौजूद होगा तो ऑब्जर्वर की मौजूदगी ये बताएगी कि ये क्या है, ये फॉल कर रहा है इस पे, एंड नेक्स्ट ये इस पे फॉल करेंगे। कि जो ही ये इस पे फॉल करेंगे तो यहाँ जो मैग्नीफाइंग पावर मौजूद है वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, और जो ही वो लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ फॉल होगी। कि ये एक डायग्रामेटिकल व्यू है। यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है, यहाँ हमारे पास आई पीस लेंस मौजूद है, एंगल थीटा मौजूद है, बी पोजीशन मौजूद है, और थीटा नॉट मौजूद है, I2 मौजूद है। कि अगर हम इनकी फोकल लेंथ स्टडी करें तो ये यहाँ से टूवर्ड्स द मिरर होगा वो F नॉट होगा, ऐसे ही टूवर्ड्स I होगा तो वो F E होगा। इसी तरह एक लेंस से टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा तो हम कहेंगे ये F नॉट है। इसी तरह यहाँ I2 फॉर्म होगा। कि इस वैल्यू से, इस डायग्राम से हम क्या कर सकते हैं, एक टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन है फाइंड आउट कर सकते हैं। कि ये इसकी मैग्नीफिकेशन है जो फार्मूला m F/FE पे डिपेंड करती हैं। कि आया उसकी एग्जिस्टेंस किस पे है, मैग्नीफिकेशन F/FE के दोनों की फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। आया वो फोकल लेंथ आई की हो या फोकल लेंथ ऑफ लेंस की हो। कि जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ कम होगी उतना ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट है वो एनलार्ज होगा, और डिस्टेंस में मौजूद ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली व्यू कर सकते हैं। जब हम क्लियरली व्यू कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे मौजूद है, तो डिस्टेंस पे जो डिपेंड करेगा वो ऑब्जेक्ट वो विल भी ऐसा होगा कि जैसे हमने जो है वो फोकल लेंथ पे उसकी डिपेंडेंस स्टडी की है। ये था हमारा टॉपिक अबाउट टेलीस्कोप। एंड देन नेक्स्ट इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई किस फॉर्मेशन के थ्रू इमेज फॉर्म करती है और कैसे इमेज फॉर्म करती है। द इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई इज शोन बिलो। कि ह्यूमन आई में जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है इज शोन बिलो, इसको हमने बिलो शोन करवाया है। जस्ट लाइक द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। कि अगर हम ह्यूमन आई के डायग्राम स्टडी करें तो यहाँ एक लेंस मौजूद होता है, लेंस की मौजूदगी के साथ ही कवरिंग्स, just like this। कि अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है यहाँ मौजूदगी हमें ये दिखाएगी कि जो ऑब्जेक्ट है विल लाइक दिस कि एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, और इन्वर्टेड इमेज के फॉर्म होने के साथ ही क्या होगा कि कॉर्निया, लाइट रेज
ऑब्जेक्ट, आइरिस, लेंस एंड रेटिना, कि यहाँ रेटिना भी मौजूद होगा। यहाँ रेटिना भी मौजूद होगा। ये एक इमेज फॉर्मेशन है ह्यूमन में कि ह्यूमन आई कैसे इमेज फॉर्म करती है। ह्यूमन आई की इमेज फॉर्मेशन की जो डायग्राम है, अब हम उस डायग्राम की एलैबोरेशन स्टडी करते हैं। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा, कि जो ह्यूमन आई है उसका फंक्शन एक कैमरे की तरह है। In place of film, the retina records picture. The eye has a refracting system containing a converged lens. The lens forms an image on the retina, which is light sensitive layer, at the back of eye. In camera the distance of a lens from film is adjusted by proper focus, कि ह्यूमन आई की जो वर्किंग है वो एक कैमरा की तरह है, कि जो इसमें जो फिल्म है, जैसे कैमरा में हमने फिल्म प्लेस की होती है, लेकिन जब हम ह्यूमन आई को स्टडी करेंगे तो यहाँ कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं है। जब कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसकी प्रोडक्शन से हम यहाँ ये स्टडी करेंगे कि जो आई है वो एक रिफ्लेक्टिंग सिस्टम लगती है, कि उसमें कन्वर्ज लेंस यूज़ हुआ है, और कन्वर्ज लेंस क्या करेगी, वो रिफ्रैक्शन शो करेगी, और जो ही रिफ्रैक्शन होगी तो लेंस फॉर्म करेगा एक इमेज इस पे रेटिना पे। जो ही वो इमेज रेटिना पे फॉर्म होगी तो रेटिना एक लाइट सेंसिटिव लेयर है, कि रेटिना जो आई में मौजूद है, जैसे हम डायग्राम में ऑब्जर्व करते हैं कि ये रेटिना है, तो ये एक लाइट सेंसिटिव लेयर है इन दी बैक ऑफ आई, के बैक ऑफ आई ये मौजूद है, और ये एक लाइट सेंसिटिव लेयर है। जब ये लाइट सेंसिटिव लेयर जो है ये जब एक्ट करेगी तो ये इमेज फॉर्म करेगी, कि यहाँ जो है वो इमेज रिकॉर्ड हो जाती है। इसी तरह जो कैमरा है उसमें जो है डिस्टेंस लेंस का फ्रॉम फिल्म वो एडजस्ट किया जा सकता है। इसी तरह आई में जो है वो लेंस चेंज करते हैं फोकल लेंथ। जो ही लाइट एंटर करती है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। Light enters through a transparent medium called cornea, कि जो लाइट है वो थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर की जाती है। जब वो थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एंटर की जाएगी कॉर्निया में, द आइरिस is the colored portion
The iris is the colored portion of an eye and controls the amount of light reaching the retina। जो आइरिस है वो एक कलर्ड पोर्शन है, और कलर्ड पोर्शन होने के साथ साथ वो क्या कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग रेटिना, कि रेटिना में जो लाइट रीच करेगी उसकी अमाउंट को भी कंट्रोल करेगा। इट हैज़ एन ओपनिंग एट सेंटर कॉल्ड प्यूपल, कि प्यूपल क्या है, ये एक ओपनिंग है इसके सेंटर में। द आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल in bright light, iris contracts, the size of pupil, while in dim light pupil is enlarged, कि ये क्या करता है, ये ब्राइट लाइट को जो है, लाइट जो है उसने प्यूपल से एंटर होना है और आइरिस ने लाइट को कंट्रोल करना है। तो प्यूपल से जो एंटरिंग है, तो फिर आइरिस किस पे वर्कआउट करेगा, वो प्यूपल पे, कि वो प्यूपल की फॉर्मेशन यानी प्यूपल की वर्किंग पे एक्टनेस करेगा। कि जो ही जो ब्राइट लाइट है आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कि जो ही वो ब्राइट लाइट होगी तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपना साइज, तो जो डिम लाइट होगी तो ये एनलार्ज हो जाएगा। कि ब्राइट लाइट में जो प्यूपल हैं वो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि थोड़ी लाइट जो है वो पास आउट हो, अगर ज़्यादा लाइट पास आउट होगी तो इसलिए हमें ज़्यादा रोशनी में नज़र कम आता है। लेकिन अगर डिम लाइट मौजूद होगी तो वो अपने जो साइज़ है उसको एनलार्ज कर लेगा, और जो ही वो अपना साइज़ एनलार्ज करेगा तो हम क्या है, वो ज़्यादा रोशनी एंटर होगी ताकि वो रेटिना तक रीच कर सके और हमें विजन ठीक हो सके। इसी तरह जो है वो आइरिस जो है वो कंट्रोल करता है द रीचिंग ऑफ लाइट, कि लाइट का रीच करना या ना रीच करना कौन कंट्रोल करता है, वो आइरिस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज द लेंस ऑफ आई इज flexible and accommodates objects over a wide range of distances, कि जो लेंथ ऑफ आई है वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ वो अकोमोडेट करती है ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाइड रेंज। कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाइड रेंज वो कैसे अकोमोडेट करती हैं, कि अगर हम आई का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो जो आई का स्ट्रक्चर है यहाँ, कि ये जो रेटिना मौजूद है, फिर यहाँ आइरिस मौजूद है और प्यूपल मौजूद है। कि आइरिस ये क्या है, ये है एक ओपनिंग, कि लाइट ने यहाँ से एंटर करना है, जो ही लाइट यहाँ से रीच करेगी तो वो रीच करके यहाँ पहुँचेगी रेटिना तक, और जो ही उसे रीच करना है तो फिर जो ब्राइट लाइट होगी तो इसका आइरिस का साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो ही आइरिस का साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, वो कम लाइट पास आउट होगी। इसी तरह जो ही वो डिम लाइट होगी तो वो आइरिस एनलार्ज करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पास आउट हो सके, और जो ही वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पास आउट होगी तो फिर वो रेटिना तक ट्रैवल करेगी। इसी तरह जो रेटिना है वो इमेज रिकॉर्ड करता है, और आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ रिलैक्स करता है लाइट के हवाले से, और फिर इमेज फॉर्म हो सकती है। ये था टॉपिक ऑफ ह्यूमन आई। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन।
अकोमोडेशन कि जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकोमोडेशन क्या होता है, द वेरिएशन of focal length of eye lens to form a sharp image. The variation of a focal length on the eye to form a sharp image on retina is called अकोमोडेशन कि जो वेरिएशन होगी फोकल लेंथ की ताकि वो एक शार्प इमेज फॉर्म करे, वो किस पे डिपेंड करेगी, इसकी फोकल लेंथ पे। कि जस्ट लाइक अगर हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, कि जैसे अगर हम इसके इमेजिन लें ये हमारी आई है, तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, वो डिपेंड करेंगे यहाँ से यहाँ। कि वो यहाँ डिपेंड करेंगे तो रिलैक्स्ड लेंस फॉर्म होगा। रिलैक्स्ड लेंस के लेंस रिलैक्स्ड है, इमेज रेटिना पे फॉर्म होगी है, इमेज ऑन रेटिना। कि जो ही जो कैमरा फोकस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जब वो गिवन डिस्टेंस पे हो तो बाय मूविंग लेंस टुवर्ड्स और अवे फिल्म, कि जब हम उसको मूव करते हैं अवे या नियर, जब हम उसको अवे या नियर मूव करते हैं तो आई जो है उसकी डिफरेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं अबाउट मैकेनिज्म्स। जब उसकी डिफरेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होती हैं फॉर फोकसिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जब वो ऑब्जेक्ट की इमेज पे फोकस करता है ऑन टू रेटिना पर, तो फिर जो सेलरी मसल्स होती हैं वो कंट्रोल करते हैं कर्वेचर, और जो ही वो कर्वेचर कंट्रोल करेंगे तो वो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को अलाउ करेंगे ऑब्जेक्ट्स को एट वेरियस डिस्टेंसेस टू सीन के वो, ताकि वो जो वेरियस डिस्टेंस पे इमेजेस फॉर्म हो। इसी तरह अगर हम क्लोज ऑब्जेक्ट स्टडी करें कि अगर हम क्लोज ऑब्जेक्ट स्टडी करें तो जो क्लोज ऑब्जेक्ट होंगे वो भी वेरिएट करेंगे टुवर्ड्स रेटिना, कि वो सब भी रेटिना पे, तो इमेज ऑन रेटिना। तो टेंस्ड लेंस, कि यानी जो लेंस है वो टेंस्ड होंगे, तो टेंस होने के लिए क्या है, जब वो क्लोज ऑब्जेक्ट, कि यानी हम बहुत ज़्यादा क्लोज करके देखेंगे तो हमारे लेंस जो है वो टेंस होके थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट फार होता है फ्रॉम आई, तो डेविएशन जो है लाइट की वो लेंस मस्ट बी लेस, कि डेविएशन कम होती है। इसी तरह जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं और जो कर्वेचर ऑफ लेंस होता है वो डिक्रीज़ करता है और फोकल लेंथ इंक्रीज़ करती है। तो जो रेज फोकस की जाती हैं रेटिना में वो प्रोड्यूस करती हैं शार्प इमेज ऑफ डिस्टेंस, कि जो दूर की ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे शार्प इमेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कि जो ही सिलियरी मसल जो हैं वो रिलैक्स करेंगे तो कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीज़ करेगी। जैसे ही कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीज़ करेगी तो इंक्रीज इन फोकल लेंथ होगा। जैसे ही इंक्रीज इन फोकल लेंथ होगा तो फोकल लेंथ की इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो है रेज हैं फोकस्ड ऑन द रेटिना वो प्रोड्यूस करेंगे एक शार्प इमेज। जब जो रेटिना पे फोकस्ड होंगी वो शार्प इमेज प्रोड्यूस करेंगी एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, कि जो ही ऑब्जेक्ट क्लोज होगा टुवर्ड्स आई
तो जो सिलियरी मसल्स हैं वो इंक्रीज करेगी कर्वेचर ऑफ लेंस। तो जैसे ही वो कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज करेंगी तो देयर बाय शॉर्टनिंग ऑफ द फोकल लेंथ, कि वहाँ फोकल लेंथ शॉर्टन होगी। और जैसे ही फोकल लेंथ शॉर्टन होगी तो जो डाइवर्जेंट रेज होंगी फ्रॉम द नियरर ऑब्जेक्ट वो मस्ट बी बेंट मोर सो एज टू कम एट अ फोकस ऑफ रेटिना, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेंट होंगी। जो ही वो ज़्यादा से ज़्यादा बेंट होंगी तो फोकस जो है वो रेटिना के लिए मुश्किल होगा। इसी तरह जो यंग पीपल होते हैं उनकी डिक्रीजिंग एज के साथ साथ जो डिफेक्ट्स हैं वो कॉम्बिनेशन में करेक्ट की जाते हैं बाय यूजिंग लेंसेज। कि अगर हमने डिस्टेंस और नियर ऑब्जेक्ट्स को देखना है क्लियरली तो फिर हम लेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही एज इंक्रीज़ करती है तो जो आई साइट में इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो लेंस से क्लियर आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज नियर एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, क्या आया ये नियर पॉइंट होता है या फार पॉइंट होता है। द नियर पॉइंट ऑफ आई is the minimum distance of an object from the eye at which it produces a sharp image on retina। कि जो नियर पॉइंट होगा आएगा वो मैक्सिमम इसलिए होता है क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है एक रियल इमेज, और जो ही वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा आई से तो वो प्रोड्यूस करेगा एक रेटिना पे। द डिस्टेंस also called least distance of डिस्टिंक्ट विजन, कि ये जो है ये लीस्ट डिस्टेंस होगा डिस्टिंक्ट विजन का। एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई देन द नियर पॉइंट अपीयर्स ब्लर्ड। कि जो डिस्टेंस होगा वो लीस्ट डिस्टेंस होगा, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे जो ही वो डिपेंडेंस होगी कि जैसे जो अर्ली 20 ईयर्स होते हैं नॉर्मल विजन की तो उनकी जो नेट पॉइंट की लोकेशन होती है वो 25 सेंटीमीटर से, और जो इंक्रीज़ करते हैं वो 50 सेंटीमीटर तक चली जाती है और रफली 500 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। तो फिर ये क्या है, ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन है कि जो ही वो ब्लरनेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है जब ही एक ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई होता है। तो क्लोजर टू आई होने के साथ साथ वहाँ जो है वो इमेज ब्लर हो जाती है। नेक्स्ट इज द फार पॉइंट। द फार पॉइंट of the eye is the maximum distance of an object from the eye on which fully relaxed eye can focus।
कि फार पॉइंट क्या है आई का, कि आई फार पॉइंट ऑफ एन आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस of the object from the eye on which fully relaxed the eye can focus, कि जब आई का पूरा फोकस हो सकता है तो वो फुली रिलैक्स्ड होगी। इसी तरह पर्सन with normal eyesight, a person with normal eyesight can see objects very far away such as planets and stars, कि जो पर्सन विद नॉर्मल साइज तो क्या है वो बहुत ज़्यादा दूर तक प्लैनेट्स या स्टार्स को भी देख सकता है। जब प्लैनेट्स और स्टार्स को भी देख सकता है तो फिर क्या उसका फार पॉइंट की जो आई साइट है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन के विजन में कौन कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। The inability of eye to see the image of objects clearly is called डिफेक्ट ऑफ विजन, कि वो डिफेक्ट ऑफ विजन कहलाएंगे जो भी उसमें इफ़ेक्ट्स आएंगे, और जो ही वो इफ़ेक्ट्स आएंगे वो क्या होंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। कि दो डिफेक्ट्स हम स्टडी करते हैं, नियर साइटेडनेस, मायोपिया, फॉर साइटेडनेस, हाइपर मायोपिया, नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस के मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया। टर्न बाय टर्न स्टडी करते हैं। नियर साइटेडनेस के पीपल जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, पीपल विच कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट एड ऑफ स्पेक्टर्स, के जो दूर की जो चीज़ें हैं वो लोग नहीं देख सकते विद द एड ऑफ के स्पेक्टर्स यानी एनक यूज़ करने के, तो फिर जो इसमें विजन होगा वो शॉर्ट साइटेड नहीं होगा। कैन नॉट सी distant objects, cannot see distant objects clearly without spectacles. Defect of this vision इज शॉर्ट साइट, कि जो ये डिफेक्ट होगा वो शॉर्ट साइट का होगा, और ये ड्यू टू eyeball being too long, कि ये किस वजह से होता है, ड्यू टू आईबॉल जो है वो लॉन्ग हो जाता है, वो लॉन्ग होने की वजह से जो लाइट रेस हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वो फोकस होती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। जब वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना होंगी फोकस, तो फोकस के बाद हम चेकआउट करेंगे कि जो एक ब्लर्ड इमेज प्रोड्यूस होगी, ब्लर्ड इमेज प्रोड्यूस होगी, कि जस्ट लाइक डायग्राम
कि जो फार ऑब्जेक्ट्स होंगे कि जो ही इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना पे वो ब्लर होगी। कि रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होगी वो ब्लर होगी ड्यू टू नाइट साइटनेस, नियर साइटनेस। लेकिन जो ही हम यहाँ लेंस यूज़ करेंगे, जो ही हम यहाँ लेंस यूज़ करेंगे, एक डाइवर्जिंग लेंस, कि जो ही हम यहाँ डाइवर्जिंग लेंस देखेंगे तो डाइवर्जिंग लेंस होने की वजह से जो नियर साइटनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही जो नियर साइटनेस है वो ख़त्म होगी तो जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी बाय डाइवर्जिंग लेंस वो फार पॉइंट पे नियर साइटेड होगी। इसी तरह जो द नियर साइटेड ईयर कैन बी करेक्टेड विद ग्लास और कॉन्ट्रैक्ट लेंसेज, कि कॉन्ट्रैक्ट लेंसेज के साथ वो क्रिएट होगी। फिर यूज़ करेंगे हम डाइवर्जिंग लेंस, फिर जो लाइट वहाँ से एंटर करेगी वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को डाइवर्ज करेगी, और जो ही वो जो लाइट रेज है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज होंगे। तो डाइवर्ज होने के बाद जो है वो लेंस एंटर करेंगे एंड आई, और जो ही वो लेंस एंटर करेंगे आई को तो ऑब्जर्वर जो है वो दीज रेज को अपीयर करेगा टूवर्ड्स फार पॉइंट, और ये फोकस होंगी रेटिना पे। फिर एक शार्प इमेज फॉर्म होगी कि जो नियर साइटेडनेस है मायोपिया उसको हम डाइवर्जिंग लेंस लगा कर ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वहाँ जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी वो ब्लर फॉर्म होगी। इसी तरह जब डाइवर्जिंग लेंस यूज़ होगा तो डाइवर्जिंग लेंस के यूज़ होने के बाद क्या होगा, जो रेज ऑफ लाइट होंगी उनको डाइवर्ज करेगा। जो ही वो रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होंगी तो रेज ऑफ लाइट के डाइवर्ज होने के बाद जो इमेज फॉर्म होगी वो एग्जैक्ट शार्प इमेज फॉर्म होगी। ये थी डिजीज़ मायोपिया। नेक्स्ट डिजीज़ इज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया, कि फार साइटेडनेस जो डिजीज़ है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। द डिसेबिलिटी ऑफ आई टू फॉर्म डिस्टेंट इमेजेस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स its retina is known as farsightedness. The disability of eye to form distant images of near objects, its retina is known as farsightedness. कि farsightedness में क्या होगा, जो आई है वो ट्राई करेगा फोकस को बुक होल्डर क्लोज कि वो करीब तक करेगा, लेकिन शॉर्ट फोकल लेंथ की वजह से कि जो ही वो शॉर्टर होती जाएगी तो फोकल लेंथ इंक्रीज़ करेगा। कि जो ही ऑब्जेक्ट हम करीब तक करेंगे तो ऑब्जेक्ट करीब तक करने से जो है वो फोकल लेंथ जो है उसकी शॉर्टन होती जाएगी। लेकिन जो ही फोकल लेंथ लॉन्गर होगी तो लाइट रेज फ्रॉम दी बुक विल बी फॉर्म अ ब्लर इमेज, कि उसकी ब्लर इमेज फॉर्म होगी नियर होने की वजह से। जस्ट लाइक दिस, कि जो ही जो ऑब्जेक्ट है वो नियर प्लेस होगा तो नियर प्लेस होने की वजह से जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होगी, और जो ही वो इमेज बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होगी तो फिर ये कौन सी होगी, ये फार साइटेडनेस। कि जो इमेज बिहाइंड फॉरवर्ड रेटिना में फॉर्म हो रही थी वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हुई है। इसलिए नेक्स्ट जो ही यहाँ एक कन्वर्जिंग लेंस यूज़ होगा तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट दूर होगा या ऑब्जेक्ट वो उसको कन्वर्ज करके इन द रेटिना वो इमेज फॉर्म करेगा, और जो ही वो इमेज इन द रेटिना फॉर्म होगी तो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी बाय कन्वर्जिंग लेंस है।
कि जो फार साइटेडनेस है उसकी करेक्शन कन्वर्जिंग लेंस से हो सकती है। ये जो डिफेक्ट है ये करेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। जैसे हमने नियर साइटेडनेस की डाइवर्जिंग लेंस से की है तो यहाँ हम कन्वर्जिंग लेंस से करेंगे। इसी तरह जो लेंस है वो रिफ्रैक्ट करेंगी लाइट रेस और वो कन्वर्ज करेंगे टू फॉर्म एन इमेज। जो ही वो इमेज फॉर्म करेंगे तो ऑब्जर्वर विल अपीयर टू सी नियर ऑब्जेक्ट टू फॉर्म शार्प वर्चुअल इमेज, कि वो नियर ऑब्जेक्ट्स भी देख सकेगा बाय फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज। और जो ही एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी तो फिर ये जो नियर साइटेडनेस है वो डाइवर्जिंग लेंस से ठीक होगी और जो फार साइटेडनेस हाइड्रोमेट्रोपिया है वो नियर लेंस से। ये था कंप्लीट डिस्कशन ऑन ह्यूमन आई एंड इफेक्ट्स ऑफ विजन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।